और दूसरे हाथ में एक चार्टर है, यानी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें संविधान लिखा हुआ है, कानून। डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर के बना हुआ। डेमोक्रेटिक यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी। इमेज है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। यानी 1848 में ब्रिटेन जो है एक अलग तरह की डेमोक्रेसी। भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है साथ में। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले सही बच्चे जल्दी से फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए और आज हम करने वाले हैं एक नई शुरुआत। कैसी नई शुरुआत? तो एक ऐसी नई शुरुआत जिसमें 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो 9th का जो एक चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो आपने देख लिया होगा। जो 9th के बच्चे हैं उन्होंने देख लिया होगा। तो ऐसा ना हो कि हम केवल और केवल एक ही क्लास के ऊपर फोकस करते हुए चलें। तो मैंने यही डिसाइड किया कि हम दोनों क्लासेस को साथ साथ लेकर के चलेंगे। यानी 9th क्लास का जो चैप्टर है वो भी आपका यूट्यूब पर आएगा, उसके बाद आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है वो भी लगातार आपका यूट्यूब पर आता रहेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम पहले केवल एक ही क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके ऊपर आएंगे। उससे क्या होगा कि जो दूसरी क्लास है यानी कि 10th क्लास है उनका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और उनके बोर्ड भी हैं, तो बोर्ड का भी ध्यान रखना है, बोर्ड एग्ज़ाम का भी ध्यान रखना है। तो साथ साथ 9th के साथ 10th और 10th के साथ 9th दोनों ही सिलेबस आपके लगातार चलते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर आते रहेंगे। सबसे पहले एक एक करके आएंगे, जैसे पहले 9th का आएगा, फिर एक 10th का आएगा, फिर एक 9th का आएगा, फिर एक 10th का आएगा। तो लगातार आपके सामने दोनों ही क्लासेस के लिए जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो फ़ायदा आपको पहुंचाता रहेगा। तो 9th का जो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का जो चैप्टर है, सोशल साइंस का पहला ही चैप्टर है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बस ये समझाया गया है कि किस तरीके से हमें सोशल साइंस को पढ़ना होता है, हमारा अप्रोच क्या होता है सोशल साइंस को पढ़ते वक्त। तो हम वो कर चुके हैं और अब हम आते हैं 10th क्लास के पहले चैप्टर की तरफ। अब 10th क्लास में पहले चैप्टर का मतलब क्या है, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने अभी तक सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे ने अभी तक सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, तो मैं उसको ना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको ना 10th में सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है, ठीक, सिलेबस क्या है आपका। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो आपके ना 10th क्लास के लिए जो सोशल साइंस है उसमें 4 किताबें हैं और वो चारों किताब एक एक टॉपिक को या एक एक सब्जेक्ट को कवर करती हैं। जैसे एक बुक है आपकी हिस्ट्री की, एक बुक है आपकी हिस्ट्री की, एक बुक है आपकी ज्योग्राफी की, एक किताब आपकी ज्योग्राफी की है, एक किताब है आपकी पॉलिटी की यानी पॉलिटिकल साइंस, इसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इस तरीके से, और एक किताब है आपकी इकोनॉमिक्स की। तो इस तरीके से आपकी टोटल 4 किताबें हैं 10th में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इन चारों किताबों में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में भी लगभग इतने ही चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप अगर टोटल करोगे तो लगभग आपके 20 के अराउंड चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स के आसपास आपके बनेंगे। अब हम इनको कवर कैसे करेंगे, तो हम बुक वाइज चलेंगे, हम एक एक करके सारे बुक्स को कवर करेंगे। हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हिस्ट्री से करेंगे, यानी हमारी जो शुरुआत होगी वो हिस्ट्री से होगी। और हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि भाई पहली स्टार्ट कैसे करनी है, चीज़ें शुरू कैसे करनी है, वो तो मेरी चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद जैसा मैं चाहूँगा या जो पैटर्न मैं फॉलो करना चाहूँगा वही पैटर्न फॉलो होगा। मैं केवल शुरुआत जो है वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री को चूज़ कर रहा हूँ, भाई हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे हम, लेकिन उसके बाद मैं आपके सामने एक पोल रखूँगा यूट्यूब पर और आपसे पूछूंगा कि हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, हम ज्योग्राफी पहले करें, पॉलिटी पहले करें या इकोनॉमिक्स पहले करें। ये मैं आपसे एक बार पोल करके पूछूंगा जब हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी तब। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में है बेटा टोटल 5 चैप्टर्स, टोटल इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कोई चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कोई चैप्टर थोड़ा छोटा है।
लेकिन कोई भी चैप्टर अगर हम एक ही बार में अगर करना चाहें, कि मान लीजिए जैसे एक चैप्टर है उसको हम एक ही क्लास में कवर करना चाहें, तो उसमें कम से कम 3 या 4 घंटे के आसपास आपकी एक क्लास हो सकती है। और मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में हम इतने लंबे समय तक एक साथ पढ़ें। तो मैं ये करूंगा कि जो बड़े चैप्टर्स हैं, जो लेंदी चैप्टर्स हैं, उनको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। जैसे हम उनको पार्ट कर करके, टुकड़ों में कर करके, और तब उनको हम पढ़ेंगे। जैसे हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है, जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। अब नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में नेशनलिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो नेशनलिज्म बना, उनकी क्या क्या कहानियां हैं, कौन कौन से देश थे यूरोप में जो यूनिफाइड हुए, यूनिफिकेशन हुआ जिनका, जैसे कि जर्मनी है, इटली है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दी गई हैं। ठीक है, ब्रिटेन में उस समय क्या सिचुएशन थी, फ्रांस में उस समय क्या सिचुएशन थी, नेपोलियन के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो एक अगर हम इसको एक ही बार में कंप्लीट करना चाहें तो फिर उसमें 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, इस चैप्टर की ही शुरुआत करेंगे, जो पहला ही चैप्टर है हमारा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और करने का जो तरीका है, सोशल साइंस पढ़ने का जो तरीका है, वो तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बताया हुआ है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले वो बता रखा है। तरीका आपका वही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि जी सबसे पहले हम एनसीईआरटी जो है उसकी रीडिंग करेंगे। यानी पहला काम होगा हमारा एनसीईआरटी को पढ़ना, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे आपको जो उसकी टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट जो है किसी हेल्प बुक पर या किसी नोट्स के ऊपर आप जंप नहीं कर सकते, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। ठीक है, वहाँ आप तब जाते हो जब आपको रिवीजन करना होता है, जब आपको बहुत ही कम समय में अपना सिलेबस कवर करना होता है। लेकिन शुरुआत में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सर बहुत जल्दी सिलेबस कवर करना है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, मार्क्स कैसे आने हैं वो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप होता है चीज़ों को समझना, पढ़ना। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा एनसीईआरटी को पढ़ने का, यानी कि उसको रीड करने का। तो हम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, पहले हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एक बार एनसीईआरटी हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी, हम रीडिंग पूरी कर लेंगे, तब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तब हम आएंगे उसके नोट्स के ऊपर। यानी जो रिवीजन होगा एनसीईआरटी का या पूरे सिलेबस का जो रिवीजन करेंगे हम, वो करेंगे नोट्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू। और देन हम करेंगे प्रैक्टिस आपके एग्जाम से पहले, और वो होगी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, चाहे वो वेरी शॉर्ट हों, चाहे वो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हों, ठीक है, या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हो। तो हम उनके ऊपर जो आएंगे वो हम बाद में आएंगे जब हमारा प्रैक्टिस वाला टाइम आएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की रीडिंग से। और आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं। और चैप्टर कौन सा है आपका वो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया। ये आपके सामने जो है, ये जो आपके सामने है, ये शुरुआत जो होती है हमारी किताब की, 10th की किताब की, वो है। ठीक है, इसमें आपका इंडेक्स भी दिया हुआ है, नीचे आप जाओगे इसमें, तो इसमें आपको जो इंडेक्स है वो भी मिलेगा। ये रहा। ठीक है, तो इसमें 5 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दूसरा चैप्टर रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। देन आएगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, की इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई पूरे वर्ल्ड में। और इसका 5वां जो चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर मतलब जो प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर हैं, किताबें हैं, उनको कहा जाता है प्रिंट कल्चर। और उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक।
ठीक है, तो ये 5 चैप्टर हमारे रहने वाले हैं। इसमें से आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर हम इसको हिंदी में एज इट इज ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राइज मतलब होता है उदय होना, यानी कोई चीज जब ग्रो करती है, कोई चीज जब आगे बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं राइज होना। किस चीज का राइज होना? यूरोप में किस चीज का राइज होना? तो नेशनलिज्म का राइज होना, यानी कि राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी फीलिंग होती है जो अपने राष्ट्र के प्रति होती है, अपने देश के प्रति होती है। ठीक है, यानी कि जब आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो जाए कि भाई मैं एक राष्ट्र का हिस्सा हूं, मुझे एक राष्ट्र क्रिएट करना है, मुझे एक देश क्रिएट करना है, एक देश बनाना है, तो उसी को कहा जाता है नेशनलिज्म। हम क्यों बात कर रहे हैं ऐसी कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ? जब हम आज के समय में सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री ना पढ़ें और हम केवल आज का जो समय है उसी को हम अगर देखें, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। हम सब अपने अपने देश में रहते हैं, सबका अपना अपना नेशन है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, तो हमें ये चीज़ बहुत कॉमन लगेगी कि हो सकता है कि ये चीज़ बहुत शुरू से ऐसी ही रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिचुएशन को आज हम देखते हैं, यूरोप को जैसा हम आज देखते हैं कि यूरोप जिस तरीके से बहुत सारे देशों में बटा हुआ है, आज से 200 से 300 साल पहले यूरोप ऐसा नहीं था। भारत भी ऐसा नहीं था। जैसा हम भारत को अभी देखते हैं कि भारत में कई राज्य हैं, तो भारत भी ऐसा नहीं था। भारत को भी अगर आप आज से 200-300 साल पहले देखोगे तो भारत की भी सिचुएशन बहुत अलग थी। लेकिन हम यहाँ भी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात तो हम अगले चैप्टर में करेंगे। ये जो चैप्टर है वो यूरोप के बारे में है। तो यूरोप को आज हम जब देखते हैं तो यूरोप का आज हमें बहुत ही एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नजर आता है कि भाई इसमें ये भी कंट्री है, इसमें ये कंट्री है, इसमें फ्रांस है, इसमें जर्मनी है, इसमें ऑस्ट्रिया है, इसमें हंगरी है, इसमें पोलैंड है, इसमें बेलारूस है, ठीक है, इटली है। तो अभी जो है हमें यूरोप का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन आज से 200-300 साल पहले यूरोप में वो स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि 200-300 साल पहले लगभग यूरोप के अंदर नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। यूरोप में कोई देश नहीं था, कोई नेशन नहीं था। तो क्या था फिर? तो यूरोप के अंदर थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि राजा, मोनार्की। यूरोप के अंदर आपको बहुत सारी मोनार्कीज जो है वो नजर आती थी, बहुत सारी मोनार्कीज। 200-300 के आसपास राजा महाराजा अपने अपने एरियाज में रूल किया करते थे, और जो उस एरिया में लोग रहते थे उनका जो एक तरीके से डेडिकेशन है वो अपने केवल राजा के प्रति होता था, अपने राज्य के प्रति होता था, बस। ठीक है, तो कोई नेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय, कोई देश वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपने राज्य को, अपने किंगडम को, अपने किंग को ही सब कुछ मानते थे कि हम किसका पार्ट है, तो अपने किंगडम का ही पार्ट है, दैट्स इट। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट बाद में लोगों के दिमाग में आया कि नेशनलिज्म क्या होता है, हमें एक नेशन क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट हुआ, उसकी क्या प्रोसेस है, यही चीज आज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है बेटा चैप्टर की, वो सबसे पहले होती है एक पेंटिंग के साथ। ये जो पेंटिंग आपके सामने नजर आ रही है अभी, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके पास, सभी के पास एनसीईआरटी होगी, और आप सभी जो है अपनी अपनी जब इस लेक्चर को आप देख रहे हो तो आप अपने पास उस एनसीईआरटी को खोल करके रखिए, और जो चैप्टर चल रहा है, ये पेज जो चल रहा है भी, इस पेज को आप अपने बुक में खोल के रखिए, और यहां भी देखिए और अपनी बुक में भी एक बार नजर मारिए। ठीक है, और कोशिश करना कि कोई हेल्प बुक अपने पास मत रखो अभी, केवल और केवल एनसीईआरटी ही अपने पास अभी रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आपको बेटर मिलेगी। आप किसी हेल्प बुक में जाओगे तो वहां पे हो सकता है आपको ये जो इमेज है ये उतनी बेटर आपको नजर ना आए, एनसीईआरटी में आपको ये इमेज बहुत बेटर नजर आएगी। फिलहाल हम सबसे पहले इस बात करते हैं इस इमेज की, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत इस इमेज से होती है। ठीक है, इमेज है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। यानी 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक व्यक्ति ने ये पेंटिंग जो है बनाई थी। तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? इसमें पेंटिंग में दिखाया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में चले आ रहे हैं, उनके हाथों में अलग अलग फ्लैग हैं, जैसे ये अलग फ्लैग है, जैसे ये अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है। ठीक है, पीछे बहुत सारे फ्लैग जो हैं आ रहे हैं। तो सबसे आगे आपको नजर आ रहा है जैसे ये जर्मनी का फ्लैग है, ठीक है, उससे आगे फ्रांस का फ्लैग है, ठीक है, पीछे आप जाओगे तो इटली का फ्लैग है। तो लोग अपने अपने फ्लैग को लेकर के आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? तो यहां पे एक स्टैचू है,
ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू को कहा जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिंबल है। इसके हाथ में एक मशाल है और दूसरे हाथ में एक चार्टर है, यानी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें संविधान लिखा हुआ है, कानून लिखे हुए हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने फ्लैग्स के साथ में इस मूर्ति के पास में आ रहे हैं और ये मूर्ति किसकी है? लिबर्टी यानी आजादी की मूर्ति है। यानी ये चीज क्या सिंबलाइज कर रही है? ये जो लोग अपने साथ में फ्लैग्स लेकर के आ रहे हैं, कि ये चीज क्या सिंबलाइज कर रही है? ये चीज सिंबलाइज करती है कि हम आजादी की तरफ चल रहे हैं, हम आजाद हो रहे हैं। किससे आजाद हो रहे हैं? हम राजाशाही से आजाद हो रहे हैं, हम किंगशिप से आजाद हो रहे हैं, हम मोनार्की से आजाद हो रहे हैं। तो ये लोग अपनी आजादी की तरफ चले आ रहे हैं। और ऊपर से जितने भी भगवान हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हैं, और भी जितने भी रोमन गॉड्स हैं, जो भी आपके यूरोपियन भगवान हैं, वो सब ऊपर से देख रहे हैं और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऊपर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। ठीक है, कि आप सभी को आपस में एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, उसी को कहा जाता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये सिंबलाइज करती है उस समय के यूरोप को, जिस समय लोग अपनी मोनार्की से आजाद होना चाह रहे थे और आजाद होने के बाद एक राष्ट्र बनना चाह रहे थे, एक नेशन बनना चाह रहे थे। तो ये इमेज बनाई थी किसने? ये बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने। तो सबसे पहले इस इमेज के बारे में बताया हुआ है कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है अपनी बुक के अंदर, और कुछ चीजों को जो मैं हाईलाइट करने के लिए कहूंगा उनको आप हाईलाइट करते चलना। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. यानी कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो नाम के, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए, 4 ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो उनके सपनों को दिखाती थी, उनके सपनों को विजुलाइज करती थी। क्या था उनका सपना? तो उनका सपना था कि एक ऐसा वर्ल्ड बने जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर के बना हो। डेमोक्रेटिक यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी हो, और रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक सिस्टम हो। जैसे हमारा देश क्या है? हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों है। आप जब हमारे देश का प्रीएम्बल पढ़ोगे तो उसमें आपको दोनों वर्ड नजर आएंगे, डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक भी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर पावर लोगों के हाथ में होती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर हम बहुत ही छोटे रूप में अगर डेमोक्रेसी को समझना चाहें तो, हालांकि डेमोक्रेसी को अगर हम समझना चाहें तो डेमोक्रेसी को भी समझने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपको केवल और केवल एक ही सेंटेंस में बताना चाहूं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पे पावर लोगों के हाथ में है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। रिपब्लिक अगर मैं आपको एक शब्द में समझाना चाहूं तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा नेशन, ऐसा देश जहां पर जो हेड है वो इलेक्टेड है, ना कि हायरार्किक है। यानी जहां का राजा हेरिडेटरी ना हो, जहां का हेड हेरिडेटरी ना हो, क्या हो? इलेक्टेड हो। जैसे हमारे देश में जो हमारे देश के हेड हैं वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं हमारे देश में? इलेक्टेड होते हैं, ना कि हेरिडेटरी होते हैं। हेरिडेटरी होने का मतलब होता है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते आना, कि मान लीजिए पहले कोई एक राजा थे, उनके बाद उनका बेटा राजा बन गया, उनके बाद उनका बेटा राजा बन गया, उनके बाद उनका बेटा राजा बन गया, तो इसको कहते हैं हेरिडेटरी सिस्टम। जैसे इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, कि भाई वहां पे अभी भी क्राउन का जो सिस्टम है वो चलता है, हालांकि उसके साथ में पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी भी है। तो ब्रिटेन एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है। ठीक है, ब्रिटेन जो है एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है। भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है साथ में। तो मैं यहाँ पे जो है मैं आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. यानी उनकी जो पहली पेंटिंग थी उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग, चाहे उसमें मैन हो चाहे वुमेन हो, वो एक बहुत ही लंबा मार्च करते हुए आ रहे हैं और साथ में अपने फ्लैग लेकर के आ रहे हैं। और किसके पास आ रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। As you would recall, artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. अब यहां बात हो रही है थोड़ी सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके 9th क्लास का चैप्टर था, हालांकि 9th की जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो चुकी है, तो अब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो बच्चे अभी 10th में आए हैं उन्होंने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी 9th में हैं वो जब 10th में आएंगे तो 10th की जो एनसीईआरटी है, ये वाली जो एनसीईआरटी है, ये भी चेंज हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अभी जो ये बच्चे 10th में हैं इन्होंने पिछले साल 9th की जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो पढ़ी होंगी, तो इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी है, आजादी है,
उसको एक फीमेल फिगर के तौर पर दिखाया जाता था। ठीक है, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, उनके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, यानी कि मशाल है। ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की मशाल है, एनलाइटनमेंट की यानी कि ज्ञान की मशाल है। शी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में तो मशाल है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है, एक रूल्स है, एक संविधान है। चार्टर मतलब होते हैं रूल्स, संविधान, नियम कानून। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और जमीन पर, ग्राउंड पर जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये जो चीजें पड़ी हुई है, ये आपको क्या नजर आ रही हैं? ये जो नीचे चीजें पड़ी हुई हैं, इसमें आपको क्राउन मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मोनार्की में होती हैं, मोनार्की में। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नेंस, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा शासन जहां पर एक ही व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, सारी पावर एक ही इंसान के पास होती है। तो यहां एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है मोनार्की, कि मोनार्की की जो चीजें हैं वो वहां पे जमीन पर पड़ी हुई हैं। आप अगर और ज्यादा समझना चाहें एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब, तो इधर साइड में दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज यहां पे बोल्ड में है, तो इसका मतलब इसको बाद में साइड में जो है एक्सप्लेन भी किया होगा। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है लिटरली गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहां पे पावर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी कोई कानून नहीं है। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। तो हिस्ट्री में एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है किसको? मोनार्की को। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट का जो एक तरीके से मतलब है वो क्या है? वो है मोनार्की। ऐसे आप इसको हाईलाइट करके साइड में लिख सकते हो कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब, अगर आपको एक ही वर्ड में समझना है तो वो क्या है? वो है मोनार्की, कि जहां पर राजा होता है और राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। राजा अगर कोई फैसला लेता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये है। आगे चलते हैं। इन सोरियोज यूटोपियन विजन, अब यहां पे एक वर्ड आया यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है आपके सपनों का संसार, आपके सपनों की दुनिया, उसको कहा जाता है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब भी साइड में दिया हुआ है, अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी आप एक ऐसे सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो जो सोसाइटी इतनी आइडियल है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब आपने इतने बढ़िया सोसाइटी के बारे में इमेजिन किया हुआ है कि भाई आपने सपना देखा हुआ है कि ऐसी एक सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा एक देश होना चाहिए, ऐसी एक गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन वो इतना ज्यादा आइडियल है, इतना ज्यादा सही है, आदर्श है कि वो रियल में हो भी नहीं सकता। तो ऐसी सोसाइटी को, ऐसे विजन को कहा जाता है यूटोपियन। यानी आप बिल्कुल अगर देसी भाषा में समझना चाहो, यूटोपियन मतलब होता है आपके सपनों का संसार, आपके सपनों की दुनिया जो है वो यूटोपियन है, जैसा आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो इन सोरियोज यूटोपियन विजन, सोरियो का जो यूटोपियन विजन है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उसने क्या सोचा है कि भाई जो संसार के जो लोग हैं, वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो अपने अपने नेशन में डिस्टिंक्ट हैं, उनका सबका अपना अपना नेशन है, उनके सबके अपने अपने फ्लैग्स हैं, उनके सबकी अपनी अपनी कॉस्ट्यूम हैं। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. और जो लोग इस मार्च में सबसे आगे निकल चुके हैं, उनको दिखाया हुआ है अमेरिका और स्विट्जरलैंड को। क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि उस समय तक यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड नेशन बन चुके थे। यानी यूरोप के अंदर बाकी के जो नेशन थे वो बहुत बाद में बने। जर्मनी बहुत बाद में क्रिएट हुआ, इटली आपका बहुत बाद में क्रिएट हुआ, ठीक है,
ईस्टर्न जो यूरोप है वो बहुत बाद में जाकर के नेशन वाली फॉर्म में आया, लेकिन अमेरिका बहुत पहले नेशन बन चुका था इन सबसे पहले। स्विट्जरलैंड बहुत पहले नेशन बन चुका था, तो इन दोनों को उसमें आगे दिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस का जो उसमें आइडेंटिफाई किया है, तो फ्रांस को कैसे आइडेंटिफाई किया है कि उनके हाथों में क्या है, ट्राई कलर है। फ्रांस का जो फ्लैग है उसमें 3 कलर है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, वो अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है। फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने फ्लैग को लेकर के अभी अभी पहुंचे स्टैचू के पास। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, उनके पीछे जर्मनी है। बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जर्मनी का फ्लैग कैसा है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. जिस समय सोरियो ने ये इमेज बनाई थी उस समय जर्मन नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी किसी को ये नहीं पता था कि जर्मनी नाम की एक कंट्री भी है। उस समय कोई जर्मनी नाम की कंट्री थी भी नहीं। ठीक है, जर्मनी जो है वो 1870s में जाकर के क्रिएट हुआ। 1870s में जाकर के जर्मनी नाम का एक देश क्रिएट हुआ, जर्मनी नाम का एक देश बना। उससे पहले जर्मनी नाम का कोई देश था भी नहीं। ठीक है, उससे पहले जर्मनी में बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे राजा रहा करते थे। ठीक है, और वो सारे एक नहीं थे, वो सब अपने अपने राज्य में थे, अपने अपने एरिया में थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस इमेज में जो जर्मनी के फ्लैग को दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि भाई उस समय जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे वो 1848 में इस फ्लैग को लेकर के चलते थे और वो चाहते थे कि उनका जो है अपना एक नेशन स्टेट बने। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी के पीछे कौन है, जर्मनी के लोगों के पीछे कौन है, ऑस्ट्रिया के लोग हैं। द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, सिसिलीज नाम के 2 राज्य थे, उनके लोग हैं। लोम्बार्डी, पोलैंड, लोम्बार्डी जो है बाद में इटली का हिस्सा बना। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, इन सब के जो लोग हैं वो पीछे पीछे अपने अपने फ्लैग लेकर के आ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस, और स्वर्ग से ऊपर, ऊपर जो कौन कौन दिखाए थे मैंने, तो ऊपर से क्राइस्ट हैं, संत हैं, एंजल्स हैं। गेज अपॉन द सीन, वो उन सीन के ऊपर वो लोग देख रहे हैं, वो अपना जो आशीर्वाद है वो दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी उनको क्या दिखाया गया है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रेटर्निटी। यानी आर्टिस्ट ने उन सारे भगवानों को ऊपर से दिखाया हुआ है कि इन सब में एकता है, इन सब में भाईचारा है, लेकिन नीचे लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए। आगे चले, तो आगे बढ़ने से पहले इधर साइड में जो एक बॉक्स में दिया हुआ है, अर्नेस्ट रेनन व्हाट इज अ नेशन। यानी अर्नेस्ट रेनन नाम के एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे फ्रांस के। इन्होंने समझाया था कि भाई नेशन होता क्या है। भाई दिमाग में हम बार बार नेशन वर्ड सुन रहे हैं। आपको भी पता है भारत एक देश है, भारत एक नेशन है, भारत एक राष्ट्र है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ नेशन, नेशन है क्या। तो अर्नेस्ट रेनन ने बताया कि व्हाट इज अ नेशन। क्या बताया अर्नेस्ट रेनन ने कि इन ए लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन इन 1882, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में 1882 में एक लेक्चर दे रहे थे द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन। कौन दे रहे थे, तो एक फ्रेंच फिलोसोफर है अर्नेस्ट रेनन। आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन, तो बताते हैं कि नेशन कैसे बनता है। ठीक है, द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इंटाइटल्ड क्वेस्ट सी क्वीन नेशन। तो फ्रेंच में लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ नेशन, तो व्हाट इज अ नेशन को फ्रेंच में लिखा है कि उनका जो ये लेक्चर था इसको बाद में एक एसे के फॉर्म में इसको पब्लिश भी किया गया, जिसका नाम था व्हाट इज अ नेशन, यानी फ्रेंच में लिखा हुआ था क्वेस्ट सी क्वीन नेशन। In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory. यानी इस essay में रेनन ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया है जो लोग ये मानते हैं कि नेशन कैसे बनता है, कि नेशन के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक कॉमन रेस यानी एक ही तरह के लोग होने चाहिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए, कॉमन टेरिटरी होनी चाहिए। तो जो लोग ये मानते हैं कि भाई उनका एक कॉमन चीजें होनी चाहिए तभी एक नेशन बनता है, उन लोगों को अर्नेस्ट रेनन ने क्रिटिसाइज किया है। अब ये बात आप अपने देश में एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में अगर हम ये देखें कि भारत एक नेशन है, भारत एक राष्ट्र है, लेकिन क्या भारत में एक कॉमन लैंग्वेज है? नहीं है। क्या भारत में एक ही रेस के लोग रहते हैं? नहीं है। क्या भारत में रिलीजन एक ही है? नहीं है। क्या भारत में एक ही टेरिटरी है? भारत में
अंडमान निकोबार भी है, भारत में लक्षद्वीप भी है। तो एक ही टेरिटरी तो नहीं है, अलग अलग जगह हमारे आइलैंड्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं रेनन भाई साहब, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि केवल एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन रेस, एक कॉमन रिलीजन, एक कॉमन टेरिटरी है तभी वो नेशन क्रिएट हो सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं फिर ये कि नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। नेशन कैसे बनता है? नेशन इस बात से नहीं बनता कि आपकी लैंग्वेज सेम है, इस बात से नहीं बनता कि आपका रिलीजन सेम है। नेशन बनता है इस बात से कि आपका एक लॉन्ग पास्ट है, आपकी एक लंबा इतिहास है, आपका एक लंबा इतिहास है और आप सब ने मिलकर के उस इतिहास को बनाया है एक साथ। आपने सब ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है। आपका सबका डिवोशन जो है उस इतिहास के प्रति है। आपके एंडेवर्स यानी आपकी जो एक तरीके से आपने जो जो काम किए हैं अपने हिस्ट्री में, जो आपकी इच्छाएं थी, वो सारी चीजें आपकी, वो सब मिलकर के बनाती है एक नेशन को। जैसे हम अब बात करें अगर आज़ादी की लड़ाई की, जब हम अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय एक नेशन नहीं थे हम, लेकिन हम सब लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे कहीं भी हो। यानी हम सब का सेक्रीफाइस कॉमन था, हम सब का डिवोशन जो है वो कॉमन था, इसी वजह से हम नेशन बने। नहीं तो हमारे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उतनी शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बोली जाती होंगी। रिलीजन हमारे देश में इतने सारे हैं, हमारे देश में हर तरह का कल्चर इतना सारा है। खाने पीने की आप चीजें देखोगे, आप अगर निकलोगे नॉर्थ से लेके साउथ तक, आपको हर 100-200 किलोमीटर पे आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी खाने पीने की। ठीक है, तो जैसे कई बार कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 100 कोस पर बानी, इस तरीके से एक हमारे यहाँ बात भी कही जाती है कि भाई कोस कोस पर पानी बदल जाता है हमारे यहाँ पर, कि आप जरा सा चलोगे, आप 10-20 किलोमीटर चले, पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप 100-200 किलोमीटर चले तो आपकी जो भाषा है, जो डायलेक्ट, जो बोली है, वो चेंज हो जाएगी। तो हमारे देश में तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई कोस कोस पर पानी बदले 100 कोस पर बानी। बानी मतलब भाषा, बोली बदल जाती है 100-200 कोस पर। तो वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है ये सब चीजें हों, कॉमन चीजें हों तभी एक नेशन क्रिएट होगा। नेशन बनता है एक बहुत लंबे इतिहास से, जिस इतिहास में आप सबके सेक्रीफाइसेस सेम हो, सब आप सबके डिवोशन सेम हो, भक्ति आपकी हो एक देश के प्रति। अ हीरोइक पास्ट, आपका एक ऐतिहासिक पास्ट होना बहुत जरूरी है। ग्रेट मैन, उसमें बहुत महान लोग होंगे, ग्लोरी होगी। दैट इज अ सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया, जिससे एक नेशनल आइडिया क्रिएट होता है। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people. यानी कि एक नेशन के लोग होने के लिए आपकी ये चीजें होनी जरूरी हैं। कॉमन क्या होना चाहिए आपका? कॉमन आपका हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके प्रेजेंट कॉमन होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो भविष्य में वो आपकी चीजें कॉमन होनी चाहिए। इन सब चीजों के कॉमन होने से काम नहीं चलता कि लैंग्वेज को कॉमन, ये सारी चीजें कॉमन हो, तब नहीं होगा। ये सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए, आपका इतिहास कॉमन होना चाहिए। ठीक है। अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होती है एक तरह की एकता, कि आप सभी लोगों में एक सॉलिडेरिटी है, एक एकता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज ए डेली प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब होता है एक तरीके से आप जब कोई फैसला लेना चाहते हो तो आप एक प्लेबिसाइड कराते हो कि भाई आप लोगों से पूछते हो कि क्या ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो नेशन जो बनता है उसमें डेली जो है प्लेबिसाइड होता है, डेली जो है उसमें लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेसी है। अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, इट इज द इनहेबिटेंट। अगर किसी से कुछ पूछना है तो वो वहां के लोग हैं। नेशन में कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उनके लोगों से पूछ के लिया जाता है। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, यानी एक नेशन का एग्जिस्टेंस होना एक अच्छी बात है। अ नेसेसिटी इवन, यानी बहुत जरूरी भी है। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। अगर पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही कानून होगा, अगर पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही मास्टर होगा, तो लोगों से जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, जो उनकी आज़ादी है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नेशन होने बहुत जरूरी हैं, अलग अलग नेशन होने बहुत जरूरी हैं। अलग अलग नेशन होंगे तो लोग अपने हिसाब से अपने आप को बना पाएंगे, अपने हिसाब से लॉ बना पाएंगे, अपने हिसाब से अपने देश को चला पाएंगे। ठीक है, तो ये वही बात बोल रहे हैं कि नेशन होने बहुत जरूरी है और नेशन कैसे बनता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, हम यहां थे एक मिनट।
तो हम यहाँ थे. दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज visualized by Sorio in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो 19th century में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी यूरोप में, ठीक है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो उसका रिजल्ट यही हुआ कि जो बहुत सारे डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप के अंदर, यानी डायनेस्टिक एम्पायर मतलब मोनार्की थी यूरोप के अंदर, बहुत सारी मोनार्की थी, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई. उससे क्या बन गए? नेशन बने, उससे देश बने. उससे द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी प्रैक्टिसेस बनी मॉडर्न स्टेट की जिसमें पावर जो है विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, कि जहां पे एक देश की टेरिटरी कितनी है वो प्रॉपरली डिफाइन है कि भाई यहां से यहां तक वो देश बना हुआ है. जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की बाउंड्री कहां से कहां तक है पता है, और उस भारत को, उस बाउंड्री को एक कानून जो है, एक सोवरेन कंट्रोल जो है वो चलाता है. सोवरेन मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है, जो किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करता है. हिंदी में इसको कहते हैं संप्रभु. बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. लेकिन जो नेशन स्टेट होता है वहां पे इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन, ज्यादातर जो सिटीजन्स होते हैं, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, केवल इसके रूलर नहीं, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी बनती है. जैसे कि सिटीजनशिप की बात करते हैं हम कि एक कॉमन सिटीजनशिप होती है, वो कॉमन आइडेंटिटी है पूरे देश की. एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, उनका एक कॉमन इतिहास है. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. तो ये जो कॉमननेस है इसको बनाया जाता है, ये अपना आप नहीं बनती, इसको बनाया जाता है. कई बार नेशन बनाने के लिए ये कॉमन चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. तो इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया और नेशन स्टेट्स किस तरीके से क्रिएट हुए. तो कुछ वर्ड, जैसे प्लेबिसाइड एक वर्ड आया था अभी, उसका मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइड का मतलब होता है a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. यानी जब किसी एरिया के लोगों से डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि आपको ये फैसला पसंद है नहीं है, तो उसको कहते हैं प्लेबिसाइड. प्लेबिसाइड करना. आगे चलें तो सबसे पहले बात करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. थोड़ी सी यहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे और एक नेशन का आइडिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. यानी पहली बार नेशनलिज्म का जो एक क्लियर एक्सप्रेशन है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है, इसके बारे में सबसे पहली बार जो पता चला वो पता चला हमें किसमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789. ये ईयर आप याद कर लेना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद कर लेना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में. और पहली बार नेशनलिज्म के बारे में हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समझ में आता है. फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चीजें पढ़ी होंगी कि जो फ्रांस था वो एक टेरिटोरियल स्टेट था, यानी एक राज्य था, प्रॉपर एक राज्य था 1789 में, जहां पे उनका एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, जहां पे उनका एक राजा था, लुई 16. ठीक है, तो वहां पे उनका एक एब्सोल्यूट मोनार्क था. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जो राजा के पास जो पावर थी वो किसको चली गई? वो एक बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स, जिसको नेशनल असेंबली कहा गया. यानी कि जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एक नेशनल असेंबली क्रिएट करी और जो राजा के पास पावर थी वो किसके पास चली गई? उस नेशनल असेंबली के पास. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और इस revolution ने ये बताया कि जो
फ्रांस है उसको कौन शेप करेगा, एक नेशन को कौन शेप करेगा, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो वहां के लोग बनाएंगे, यानी कि डेमोक्रेसी। इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. तो शुरुआत से ही जो फ्रेंच के जो रिवोल्यूशनरीज थे, यानी रिवोल्यूशनरी कौन होते हैं, क्रांतिकारी, यानी जो रिवोल्यूशन करते हैं उनको क्रांतिकारी कहा जाता है, ठीक है, या रिवोल्यूशनरीज कहा जाता है। तो शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे वो अपने लोगों को ये बात समझाने के लिए कि भाई आप सब एक हो, आपके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये समझाने के लिए वो कई सारे तरीके आजमा रहे थे। जैसे द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियोन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो दो आइडियाज बहुत ज्यादा लोगों के अंदर फैला रहे थे। वो दो आइडियाज कौन कौन से हैं, इनको आप हाईलाइट कर लेना। वो दो आइडियाज कौन कौन से हैं, जैसे ला पैट्री, ला पैट्री का मतलब है द फादरलैंड, यानी ये जो धरती है ये आपकी अपनी धरती है, ये आपकी फादरलैंड है। और दूसरा है ले सिटियोन, यानी कि द सिटीजन, आप इस देश के नागरिक हैं, ये धरती आपकी है और आप यहाँ के सिटीजन हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फैलाया जा रहा था, ठीक है। कौन कौन से आइडियाज हैं, ला पैट्री और ले सिटियोन। ला पैट्री मतलब द फादरलैंड और ले सिटियोन मतलब द सिटीजन, ठीक है। इसमें क्लियरली दिख रहा है ना आपको, वैसे जो टेक्स्ट है वो सही दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां तो मैं आपको दिखाई रहा हूं वैसे तो, लेकिन आप अपनी जो एनसीईआरटी है वो अपने पास एक बार चैप्टर खोल कर रखिएगा। Emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। The tricolor was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड, यानी एक 3 कलर का एक नया जो है फ्लैग बनाया गया फ्रांस का, जिसने जो पुराने फ्लैग थे, राजाओं के जो फ्लैग थे, उनको रिप्लेस कर दिया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, यानी कि लोगों ने एक स्टेट्स जनरल क्रिएट करी कि भाई राजा जो है वो अब नहीं देखेगा सारी चीजें, कौन देखेंगे, लोग देखेंगे। इसी को कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो लोग देखेंगे, तो लोग कैसे देखेंगे, उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक स्टेट्स जनरल बनाया, जिसका नाम उन्होंने बाद में क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन। तो नए नए हिम्स बने, नए नए गीत लिखे गए, नए नए श्लोक लिखे गए, नए बहुत सारी ओथ बनाई गई कि भाई आपको पहले शपथ लेनी है, जो शहीद थे उनको याद किया गया नेशन के तौर पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्रिएट किया गया, ठीक है, और उसमें कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जिसको वहां के लोग अपनी टेरिटरी में फॉलो करते थे, यानी फ्रांस में फॉलो करते थे। Internal customs duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. जो अलग अलग रूल्स थे कस्टम ड्यूटी के, ड्यूज के, यानी कि लोगों के ऊपर जो कर्जा था उस सबको खत्म कर दिया गया और नए सिरे से एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें वेट्स और मेजर जो थे उनको एक फिक्स वेट और मेजर अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। लैंग्वेज पे बहुत काम किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि भाई जैसे अलग अलग एरिया में लोग अपनी अपनी बोलियां बोलते थे, बोली को कहा जाता है डायलेक्ट, तो उन सारे डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। भाई आपको ये सारे अलग अलग बोलियां नहीं बोलनी है, आपको केवल एक ही भाषा बोलनी है जो है फ्रेंच। पहले केवल पेरिस के जो लोग रहा करते थे वही फ्रेंच बोलते थे, पेरिस में जो बड़े बड़े लोग थे वही पहले फ्रेंच बोलते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन सभी लोगों को जो फ्रांस में रहते थे उन सभी को बोला गया कि भाई आपको अपनी बोलियां जो है, यानी आपके जो अपने अपने डायलेक्ट हैं वो नहीं यूज करने हैं, आपको फ्रेंच भाषा का ही प्रयोग करना है ताकि हम एक नेशन के तौर पर क्रिएट हो सके। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि उनका जो मिशन है वो क्या है कि पूरे यूरोप के लोगों को हमें आजाद करना है। किस चीज से?
डिस्पोटिज्म से। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, क्योंकि पूरे यूरोप में मोनार्की थी, राजा थे, राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, राजा की पावर को खत्म कर दी गई, पावर लोगों के हाथ में चली गई। और फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पूरे फ्रांस को क्या करना है, तानाशाही से आजाद करना है, डिस्पोटिज्म से आजाद करना है। ठीक है। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पॉसिबल करने में जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा रोल था। जैकोबिन क्लब क्या होता है? एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब है कि भाई मान लीजिए आप जैसे क्रांतिकारी हैं, जैसे भगत सिंह थे, तो भगत सिंह क्या करते थे? भगत सिंह ने अपना एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें चंद्रशेखर आजाद सब लोग थे उसमें। तो वो क्रांतिकारियों वाले काम करते थे, छुप के काम करते थे, वरना अंग्रेज पकड़ लेंगे। तो उसी तरीके से फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोग क्रांतिकारी थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाए हुए थे। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया, जब राजा की पावर को खत्म कर दिया, तो उसके बाद पूरे यूरोप में जैसे ऐसे खबर फैली कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो पूरे यूरोप में जो स्टूडेंट्स थे, जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने भी जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. और जब फ्रांस के लोगों ने डिसाइड कर लिया, फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हम पूरे यूरोप में से तानाशाही खत्म कर देंगे और पूरे यूरोप में हम एक तरीके से नेशन स्टेट बना देंगे और मोनार्की खत्म कर देंगे, तो उनकी जो आर्मीज थी फ्रेंच की, जब वो जाती थी अलग अलग देशों में, जैसे हॉलैंड में जा रही हैं, जैसे बेल्जियम में जा रही हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में जा रही हैं, इटली में जा रही हैं, तो वहां के जो लोग थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन देशों के जो लोग थे, वो लोग फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करते थे कि आओ हमारे देश में और हमारी जो ये मोनार्की है इसको खत्म करो, सपोर्ट करते थे। और फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस ने अपने आसपास के बहुत सारे देशों में अटैक्स किए। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1790s की बात हो रही है कि 1790s में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस ने अपने आसपास के कई देशों पर अटैक किए और उनके ऊपर कंट्रोल किया। ठीक है। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और अपने इस revolutionary war से जो फ्रेंच आर्मीज थी, वो नेशनलिज्म का जो आइडिया थी, वो अलग अलग देशों में लेकर के जा रही थी। बेल्जियम में, हॉलैंड, हॉलैंड मतलब नेदरलैंड, हॉलैंड का मतलब है यहाँ पे नेदरलैंड, पहले नेदरलैंड को हॉलैंड कहा करते थे। ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, यानी फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया, तो उसके बाद वहां के आर्मी ने, वहां के लोगों ने अपने आसपास के जो देश थे वहां पर भी अटैक किए और वहां से भी मोनार्की को खत्म किया। ठीक है। यहां पे कुछ बताया हुआ है, एक फिगर इमेज है, किस चीज की इमेज है? द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड इन नेक्स्ट टू ए सिमिलर फोर्ट्रेस मेन टू रिप्रेजेंट द बेशन ऑफ डिस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कासल। तो ये दोनों इमेजेस लगभग एक जैसी हैं। एक इमेज जो है वो बास्टिल के किले की है, जो फ्रांस में थी, जिससे रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें एक बास्टिल के किले के बारे में बताया जाता है कि उसके ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया, वहां से हथियारों के ऊपर कब्जा कर लिया और वहीं से एक तरीके से शुरुआत हुई। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है बास्टिल का जो किला है, उसके ऊपर जब फ्रांस में अटैक किया गया। तो उसी से सिमिलर एक और इंसिडेंट है जो जर्मनी में भी किया गया था। जर्मनी में भी एक कासल जगह है जर्मन प्रोविंस की, वहां पर भी एक किले के ऊपर ऐसे ही कब्जा किया गया था। तो दोनों को दिखाया गया, दोनों में कॉमन चीजें दिखाई गई। ठीक है। जैसे आप इस इमेज को देखिए एक बार, ये जो इमेज है ये यूरोप की इमेज है और आप यूरोप में देखें, ये आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। ये तो क्योंकि अलग आइलैंड बन जाता है तो यहां पे जो है पूरे यूरोप में क्या चल रहा होता है उसका इंपैक्ट इंग्लैंड वाले एरिया पे कम पड़ता है, क्योंकि वो एक अलग आइलैंड है, उस पर इंपैक्ट कम आता है। आप यहां देखिए कि यहां आपको कंट्रीज नजर नहीं आ रही होंगी, यहां पे आपको एम्पायर नजर आ रहे होंगे। जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, उसके ऊपर प्रूशिया एक एम्पायर था पहले। आप रशिया से कंफ्यूज मत हो ना इसमें, कहीं आप सोचो कि रशिया का ही पार्ट है, नहीं, रशिया अलग है, रशियन एम्पायर ये है, पोलैंड तक था, ये प्रूशियन एम्पायर है। ठीक है।
इसके ऊपर हैवोवर एम्पायर है, ऊपर डेनमार्क है, ये स्वीडन वगैरह ये तो अलग आइलैंड कंट्री हो जाते हैं, तो यहाँ पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। नेदरलैंड यानी हॉलैंड अलग है, ऑस्ट्रियन एम्पायर अलग है जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, इटली कहीं नहीं है, इटली में छोटे छोटे एम्पायर है, स्मॉल स्टेट्स हैं, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, ये दो जो किंगडम है टू सिसिलीज के किंगडम है, ठीक है। उसके अलावा इधर देखिए पूरा ऑटोमन एम्पायर है, नीचे ये पूरा ग्रीस का पार्ट है, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, टर्की वगैरह सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था बेटा, ऑटोमन एम्पायर यहां तक था, ये अल्जीरिया, इजिप्ट, पैलेस्तीन, इजराइल ये सब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो उस समय ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी, यानी यूरोप में जो बड़े बड़े एम्पायर थे उस समय पर, जब नेशन नहीं बने थे उस समय जो बड़े बड़े एम्पायर थे उनमें आते हैं आपके, और जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर है, उसमें आपका जैसे प्रूशियन एम्पायर बहुत बड़ा था उस समय पर, और जो प्रूशिया है यही बाद में जाकर के जर्मनी बनता है, यानी जर्मनी जो बना वो इन्हीं प्रूशियन एम्पायर के ही जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, इन्हीं से क्रिएट होकर के जर्मनी बनता है, ठीक है। तो प्रूशियन एम्पायर इंपॉर्टेंट था उस समय, बहुत बड़ी पावर थी, ऑस्ट्रियन एम्पायर बहुत बड़ी पावर थी, और सबसे बड़ी पावर थी ऑटोमन एम्पायर। लेकिन बाद में ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया गया। जब आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अगर पढ़ी हो तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया जाता है, जिसकी वजह से भारत में एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जब ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हराया गया था तो उस हराने के बाद भारत में एक आंदोलन हुआ। सोचो भारत का क्या लेना देना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, मतलब ऑटोमन एम्पायर से भारत का क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी जब ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हराया गया तो उस समय भारत में एक आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आपने वो आंदोलन पढ़ा है तो, और उस आंदोलन को किसने शुरू किया वो भी आपको लिखना है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से एक बार इस मैप को आपको नजर मारनी है इसके ऊपर। आगे चलते हैं। Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब देखो हुआ क्या, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया तो वहां पे एक नया नेता उभर करके आता है जिसका नाम है नेपोलियन। तो नेपोलियन आता है पहले ये कह करके कि भाई हमने मोनार्की खत्म कर दी है, तो अब हम यहाँ पे एक तरीके से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे। तो नेपोलियन जो है वहां का नया नेता बन जाता है, नया लीडर बन जाता है, और धीरे धीरे लोगों को पता भी नहीं चलता कि नेपोलियन इतना ताकतवर हो जाता है कि वो एक डिक्टेटर की तरह रूल करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि फ्रांस में नेपोलियन रिवॉल्यूशन के नाम पर आया कि भाई हमने राजा को हटा दिया है, हमने यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, लेकिन वो खुद बाद में एक डिक्टेटर बन गया। तो एक क्वेश्चन जो है वो बहुत कई बार पूछा जाता है कि नेपोलियन क्रांति की वजह से आया, रिवॉल्यूशन की वजह से आया, और उसने क्रांति का ही गला घोंट दिया, रिवॉल्यूशन का ही उसने गला घोंट दिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजों को हाइप मत करा करो, बहुत ज्यादा चीजों को हाइप करना नहीं चाहिए, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि नेपोलियन क्रांति की वजह से आया, क्रांति से ही जन्मा था नेपोलियन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से नेपोलियन आया। नेपोलियन मिलिट्री में था, आर्मी में था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि वो खुद डिक्टेटर बन गया। और नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास जिन एरियाज के ऊपर कब्जा किया, जिन जिन देशों को हराया, वहां पे भी वो चीजें रिफॉर्म्स अप्लाई किए जो उसने फ्रांस में भी किए थे। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। वही बात बोली गई है कि रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी एक तरीके से फ्रांस में मोनार्की फिर वापस आ गई, क्योंकि राजा की तरह नेपोलियन भी शासन करना शुरू कर दिया और उसने डेमोक्रेसी फ्रांस में खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम किए वो काफी अच्छे काम थे उस टाइम के हिसाब से। यानी कि उसने डिक्टेटरशिप से तो लागू कर दी थी फ्रांस के अंदर, डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी थी, लोगों से उनके राइट्स तो छीन लिए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसने काफी बेटर कर दिया था फ्रांस के अंदर। द सिविल कोड ऑफ 1804, जैसे कि 1804 का एक सिविल कोड था, एक कानून था, यूजुअली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लेना कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो है इसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन इन कानून को लेकर के आया था।
इन्होंने क्या किया? डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इस कानून ने यह किया कि जिन लोगों को जन्म से कई सारे प्रिविलेज मिलते थे, ठीक है, कई सारे अधिकार मिलते थे, उन अधिकारों को खत्म कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा जन्म से अधिकार मिल जाएंगे आपको वो चीज अर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वालिटी उसने इंश्योर करी, ठीक है, बिफोर द लॉ, यानी कानून के आगे सब बराबर हैं, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी उसने सिक्योर करी, भाई जिसके पास जो जमीन है वो उसके पास रहेगी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब जिन जिन एरियाज में फ्रांस ने कंट्रोल किया, नेपोलियन ने कंट्रोल किया, वहां पर भी ये कानून लागू हुए, जो कानून नेपोलियन लेकर के आया था। इन द डच रिपब्लिक, जैसे डच रिपब्लिक था, यानी वही हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज। यानी नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया, जिन जिन देशों को हराया, जिन जिन राज्यों को हराया नेपोलियन ने, वहां पर उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि मान लीजिए एक फ्यूडल है, फ्यूडल मतलब होता है, जैसे अगर आप अपने देश से कंपेयर करो तो एक सामंत है। सामंत मतलब होता है बड़ा साहूकार जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी उसके पास लैंड है, और वहां पे वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाता है, खेती करवाता है, और उनको एक डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, कर्ज के जाल में उसको फंसाता है, और वो जो किसान है वो उस कर्ज से निकल नहीं पाता, और वो सामंत यानी फ्यूडल उसका फायदा उठाता है, तो उसको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। यूरोप में फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा था, भारत से भी बहुत ज्यादा यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था। भारत में तो एक अलग तरह का सिस्टम है, उसको सामंतवाद कह देते हैं, लेकिन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा था। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स थे उनको थोड़ा इजी किया, और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, खत्म कर दिया, और जो सर्फडम और जो किसान थे उनको सर्फडम से, यानी कि जो एक तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे, काम करवाते थे, उनसे आजाद कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी टाउन्स में भी जो गिल्ड के रिस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड होती है जो आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा गिल्ड के बारे में, कि बहुत सारे जो कारीगर वगैरह होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे बिजनेसमैन हैं, आर्टिशन हैं, व्यापारी हैं, ये सब लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको गिल्ड कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। तो ये अपने हिसाब से सारे रूल्स वगैरह को मैनेज करते हैं कि भाई ये रूल ऐसा होना चाहिए, ये रूल ऐसा होना चाहिए, तो इनके पास बहुत फ्रीडम होती है। तो इनके जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया, यानी नेपोलियन ने ना एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत बेटर कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और जिन जिन एरियाज में उसने अटैक किया वहां पर भी उसने वो चीज लागू करी, लेकिन डेमोक्रेसी उसने खत्म कर दी, एक डिक्टेटरशिप की तरह उसने रूल किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इंप्रूव किया। पेजेंट, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom, और जो किसान थे, जो कारीगर थे, ये लोग आजादी फील कर रहे थे, ठीक है। हालांकि इनके पास कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे, वो वाली आजादी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी लाइफ वो जी रहे थे, एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो उनके पास, उनके ऊपर जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे वो नेपोलियन ने खत्म कर दिए। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. इसका क्या मतलब है कि बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, जो व्यापारी थे या जो छोटे लेवल के जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, जैसे एक जैसे कानून है, स्टैंडर्डाइज वेट्स, यानी जो वेट्स होते हैं वो हर जगह स्टैंडर्डाइज हैं कि भाई एक ही तरह का वेट हर जगह इस्तेमाल होगा, एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, और एक नेशनल करेंसी जो है उसको लागू किया गया। इन सारी चीज़ों की वजह से जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बिजनेस बहुत ज़्यादा आसान हो गया। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. यानी कि जिन जिन एरियाज को नेपोलियन ने जीता, वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका फ्रेंच रूल को लेकर के जो रिएक्शन था वो मिक्स था। यानी कुछ लोग मानते थे कि फ्रेंच रूल बढ़िया है, कुछ लोग मानते थे कि फ्रेंच रूल खराब है, तो मिक्स रिएक्शन था सबका। Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty.
यानी शुरुआत में जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब फ्रेंच आर्मी जाती थी इन देशों में तो वहां के लोग इनका स्वागत करते थे कि आइए आइए, आप ही का तो वेट कर रहे थे हम, ठीक है, इन राजा को भगाइए यहाँ से और हम आपके अंडर में रहेंगे। तो शुरुआत में तो सारे लोग इनका वेलकम करते थे। कैसे? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब एक जैसे आजादी लेकर के जो आता है उसको कहा जाता है हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, दूत, आजादी का दूत, ठीक है, इनको माना जाता था फ्रेंच आर्मी को। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। लेकिन जो शुरुआत में जो लोगों के अंदर उत्साह था, फ्रेंच आर्मी आ रही हैं, ये जो उत्साह था शुरुआत में लोगों के अंदर, ये बाद में जो है धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होता चला गया। धीरे धीरे लोग परेशान होने स्टार्ट हो गए। कैसे? As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो हमें फ्रीडम मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें बेटर मिल रहा है, इसके साथ में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही है, हमें वो आज़ादी नहीं मिल रही है कि राजा कौन बनेगा या हमारे ऊपर रूल कौन करेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। केवल ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो माहौल है वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है बस। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, धीरे धीरे टैक्स बढ़ा दिया गया। नेपोलियन ने शुरुआत में तो लोगों को खूब मजे कराए, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि भाई ये इतना भी बढ़िया इंसान नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। ये तो डिक्टेटर बन चुका है, इसने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिए हैं, अब इसने हमारे ऊपर सेंसरशिप लगा दी है कि हम वही बोल सकते हैं जो ये चाहेगा। हमारे पास वो आज़ादी नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कन्क्वर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। यानी जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती कराया जाता था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, क्योंकि उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। तो जबरदस्ती इन देशों में से जिन देशों के ऊपर फ्रांस कब्जा करता था, उन देशों से जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराया जाता था ताकि नेपोलियन जो है पूरे यूरोप पे कब्जा कर सके। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग से वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार करे थे नेपोलियन ने, वो सब दिमाग से निकल गया। अब लोग धीरे धीरे परेशान हो गए कि भाई ये नेपोलियन तो दिखता कुछ और था, निकला कुछ और। ठीक है जी बात। ये जो इमेज दिखाई है नेपोलियन की, ये वही दिखाई है कि भाई नेपोलियन जो है अपने साथ ये जो लेटर्स लेकर के आया है इक्वालिटी के, इन सब के, और जीतता हुआ जा रहा है, लेकिन साथ में उसके बैग से वो लेटर निकलते जा रहे हैं। यानी वो जो मैसेजेस लेकर के आया था नेपोलियन, वो मैसेजेस वो छोड़ता जा रहा है। ये एक तरीके से सिंबलाइज किया जा रहा है इस चीज को। Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the names of the territories he lost. एक और सिंबल क्या दिखा रहा है कि नेपोलियन जब लिप्जिग की बैटल के बाद 1813 में जो एक बैटल हुई थी लिप्जिग की, उसमें नेपोलियन हार गया था, और उसके बाद जब वो वापस फ्रांस जा रहा था तो धीरे धीरे उसके जो एरियाज उसने जीते थे वो उससे छूट गए, वो एरियाज उसके टेरिटरी से निकल गए। तो ये बात भी सिंबलाइज करती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एक अलग पार्ट में। आज का जो हमारा पहला पार्ट है, पहले चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो पहला पार्ट है वो हम आज यहां तक रखते हैं, क्योंकि आज एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसमें क्या योगदान है यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आने में, और यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया शुरुआत में, उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लेना देना है। तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत वो डिस्कस किया है। उसके बाद अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म बना कैसे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आप सभी से बेटा मेरा बस एक तरीके से आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि बट आपको जब तक ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ या आगे देता रहूँगा और आपके एग्जाम तक आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, ये चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो इसमें आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसी तरीके से काम तभी कर पाऊँगा जब इसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, आप इसमें सपोर्ट करोगे। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए आखिर तक, ठीक है, तो आपको इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको इसमें इन क्लासेस को शेयर करना पड़ेगा, आपको ये लाइक्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा, क्योंकि आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा जो एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का, उसमें जो ज़्यादा लाइक्ड वीडियो होती है उसको ज़्यादा दिखाया जाता है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है इसका।
तो आपको ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी, चाहे लाइक करके, चाहे शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो चाणक्य स्मार्ट लर्निंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये सारी की सारी क्लासेस अपलोड की जाएंगी, अपलोड अभी हो रही हैं, ठीक है। तो आपको वो चैनल भी सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस चीज़ को कंटिन्यू करना, बट केवल मेरे चाहने से ही चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपका सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा, और आपका कंप्लीट सिलेबस आपको ऐसे तैयार करा दूंगा कि आपको कुछ भी सोचने की और कहीं भी इधर उधर झांकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। घर बैठे आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप इत्मीनान से अपनी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में और अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।